हेलो फ्रेंड्स, जेस्ट एजुकेशन की तरफ से आपका स्वागत है। माई सेल्फ अभिषेक। आज मैं एक सबसे बेहतरीन टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री की जान परमाणु संरचना है। ठीक है, इस परमाणु संरचना में हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या पढ़ने के बाद ही अपन हुन्स रूल, आबाउस के नियम, जितने भी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में नियम हैं, वो बिना क्वांटम संख्या को पढ़े हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। तो क्वांटम संख्या पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं, कैटेट, बीसीएसई और बीएचओ के जितने एंट्रेंस एग्ज़ाम एग्रीकल्चर के हैं, डायरेक्ट एंट्रेंस एग्जाम में क्वांटम नंबर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर में देख लो आप। ठीक है, तो प्लीज़ पेन कॉपी उठा लो, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होगा आप उसको नोट करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात कि ये परमाणु संरचना का टॉपिक है क्वांटम संख्या। तो क्वांटम संख्या है क्या, क्यों आया ये क्वांटम संख्या, कहाँ से आया? पढ़ते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या। ठीक है, हिंदी में देखिए, हम लोग हिंदी में भी डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो क्यों आया ये रीज़न पूछा जाता है कि क्वांटम संख्या कहाँ से आया। तो देखिए, मैं शुरुआत से बता रहा हूँ, इनिशियल से। बोर और रदरफोर्ड ने अपना रूल दिया कि इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, मिल के अपना ये फाइनल रूल यही दिया था कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नाभिक के आसपास घूमते रहते हैं। बताया क्या, घूमते हैं। लेकिन बाद में जो साइंटिस्ट आए, हेजनबर्ग ने बताया कि नहीं यार, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर शो नहीं करते, मतलब कण वाला गति नहीं शो करते, वो वेव नेचर शो करते हैं। कैसा? तरंग गति को शो करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कण वाला नेचर नहीं, तरंग वाले नेचर को शो करते हैं। तो बात है, अरे तरंग, ठीक है। तो तरंग का परमाणु मॉडल, इन मॉडल को हटाते हुए, बोर का, रदरफोर्ड का मॉडल हटाते हुए, हेजनबर्ग ने ये कहा कि ना भैया ना, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वेव नेचर शो करता है, मतलब तरंग गति को फॉलो करता है। ठीक है, तो उसी थ्योरी को ध्यान में रखते हुए एक नया मॉडल आया परमाणु का तरंग मॉडल, जिसको दिया था हमारे हेजनबर्ग ने। ठीक है, बताया गया कि भाई इलेक्ट्रॉन तो वेव नेचर शो करता है। अब इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करता है तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ होगी, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, नहीं समझ में आ रहा था। ठीक है, फिर अपन आगे बढ़े तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना कहाँ होगी। भैया जब वो घूम नहीं रहे हैं, वेव नेचर शो कर रहे हैं, तो वेव का गति कोई एक परफेक्ट गति है क्या, जहाँ पे आप ये पता कर पाओगे कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ है? नहीं। तो बड़ा मामला फंसा कि कैसे हम बताएं कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशंस कहाँ है। ठीक है, उसके लिए साइंटिस्ट आए श्रोडिंगर, उन्होंने एक मैथमेटिकल लॉ दिया, उन्होंने एक फार्मूला बनाया। ठीक है, एक लॉ दिया, उस लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ ज़्यादा है, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं, प्रोबेबिलिटी मतलब संभावनाएं, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावनाओं को बताया अपने मैथमेटिकल रिलेशन से और मैथमेटिकल प्रूफ से। ओके, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई देखो, एक श्रोडिंगर एक तरंग समीकरण है। ठीक, श्रोडिंगर तरंग समीकरण, देखिए भाई, इसको नोट कर लिया हो तो मैं तरंग समीकरण को लिख दे रहा हूँ। कुछ श्रोडिंगर तरंग समीकरण देखिए भाई कैसा दिखता है। देखिए d2 साई अपॉन dx2, देखिए एकदम दिल पे मत लेना, अजीब सा लगेगा, ऊपर से जाएगा। तो प्लीज़ बस मैं आपको बता रहा हूँ कि श्रोडिंगर तरंग समीकरण है क्या चीज़। ये आएगा नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं बता दे रहा हूँ। dx2 d2 साई dy2 प्लस d2 साई dz2 प्लस 8 पाई स्क्वायर m स्क्वायर अपॉन h e माइनस v इज इक्वल टू 0। इन्होंने ये इक्वेशन दिया, मैथमेटिकल इक्वेशंस। इस इक्वेशन से उन्हें 3 वेरिएबल्स, या इस इक्वेशंस को आप सॉल्व करोगे ना, मतलब जैसे हम लोग क्लास 8 में पढ़े हैं, 2 चर राशि अचर राशि को निकालने के लिए 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करते थे। उसी तरह इसको इक्वेशंस को सॉल्व करने पे ना 3 आंसर, 3 सॉल्यूशंस आते हैं। ठीक है, 3 सॉल्व करने पे 3 आंसर आएंगे। वो 3 जो सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, उन 3 सॉल्यूशन को ही क्या बोला जाता है, क्वांटम संख्या बोला जाता है। श्रोडिंगर के मैथमेटिकल प्रूफ से जो 3 सॉल्यूशन निकले, उसी को क्वांटम संख्या कह दिया गया, L, M और M। आगे डिस्कस कर रहे हैं, पहले ये देखिए आप, तीनों को डिस्कस किया गया। पता चला कि श्रोडिंगर तरंग समीकरण में मौजूद वो 3 वेरिएबल होते हैं जिनके सहायता से हम इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावनाओं को बता सकते हैं। तो क्वांटम संख्या का परिभाषा क्या होगा, ध्यान रखिएगा
श्रोडिंगर समीकरण में मौजूद वो 3 वेरिएबल, मतलब वो जो सॉल्यूशन निकले हैं उसको मैं 3 वेरिएबल कह दिया, अचर राशि, वो 3 अचर राशि जिनकी सहायता से हम ये बता पाएँ कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है कहाँ है, उसी को क्वांटम संख्या कहते हैं। इससे ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन का घर कहाँ है, ठीक है। तो वो हम लोग उसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं, क्वांटम संख्या के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। इज इट ओके? तो चलिए, और जानते हैं श्रोडिंगर ने ये बताया ना कि जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, वेव मोशन गति करते हैं, तरंग गति कर रहे हैं, वो तरंग गति एक डायमेंशन में नहीं कर रहे हैं, वो 3 डायमेंशन मतलब तीनों दिशाओं में कर रहे हैं, ठीक। तो चलिए, अब मैं क्वांटम नंबर कितने प्रकार के होते हैं उनको डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक। तो क्वांटम नंबर सबसे पहले होता है, सबसे पहला क्वांटम नंबर जो होता है वो होता है n, ठीक है, स्मॉल n, जिसको मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, या इंग्लिश में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। सबसे बड़ा भाई कौन? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ओके। वही प्रिंसिपल, जैसे प्रिंसिपल कॉलेज का हेड होता है, उसी तरीके से आप इसको भी कह सकते हो कि इन चारों क्वांटम में सबसे हेड ये होता है, पक्की बात। नेक्स्ट आते हैं, दूसरा है दिगंशी क्वांटम संख्या। दिगंशी क्वांटम संख्या को स्मॉल n से डिनोट किया जाता है। तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या, तो मतलब मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, उसको स्मॉल m से दिखाया जाता है। और चौथा है स्पिन क्वांटम संख्या। आप सोच रहे होंगे कि 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल, तीनों को क्वांटम संख्या कहा जाता है, हाँ भाई n l m कहा जाता है, लेकिन ये चौथा कहाँ से आ गया? इसको देखिए, इसके बारे में अभी ब्रीफली आगे डिस्कस करेंगे। ये ऐड हुआ है इन तीनों क्वांटम संख्या को, तो आप लोग समझ गए ये वो 3 वेरिएबल हैं जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं, ठीक है। आप सॉल्व करने पे ये 3 आंसर निकालें, यही तो 3 वेरिएबल क्या है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की क्या है? क्वांटम संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। मुख्य क्वांटम संख्या, एजीमुथल और दिगंशी और स्पिन क्वांटम संख्या, ठीक। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो हम लोग फिर वापस से स्टार्ट करते हैं, हर डिटेल में मुख्य क्वांटम संख्या, एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम संख्या को पढ़ते हैं, ठीक। नोट कर लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, अब हम लोग बारी बारी से क्वांटम संख्या के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये बात जान लें कि कक्षक क्या होता है, ठीक है, ऑर्बिटल कहते हैं उसको। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन जहाँ जहाँ पाए जाते हैं, पाए जाने की वो संभावना जहाँ पाए जाते हैं, उसको कक्षक कह दिया गया। ये कक्षक एक ऐसा जगह है ना, 3 डायमेंशनल जगह है, मतलब कि ऐसी दिशा है या ऐसा जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होगी। श्रोडिंगर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाया जाएगा, तो उस जगह को मैंने कह दिया, कक्षक का नाम दे दिया भाई, हाँ यहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है, ठीक है। तो आप जानिएगा कि कक्षक कोई बोलेगा तो आप बोलोगे वह स्थान है, वह 3 दिशाओं वाला स्थान है, 3 डायमेंशनल स्पेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहला हमारा क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम संख्या देखिए भाई, यहाँ से स्टार्ट अपन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 0 से नहीं स्टार्ट होता ना, एक पूर्णांक होता है प्रिंसिपल क्वांटम संख्या। n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, सो ऑन अप टिल आप नीचे तक जाओ, फिर इनफाइनाइट कुछ भी n की वैल्यू रख सकते हो। उसके करस्पॉन्डिंग आपको n बराबर जब 1 रखोगे तो k, n बराबर 2 रखोगे तो l, n बराबर 3 रखोगे तो उसको m कहा जाता है, n बराबर 4 रखोगे तो n कहा जाता है। k l m n है क्या? ये जो k l m n है, ये है आपको मुख्य क्वांटम संख्या का मान है, जिसके करस्पॉन्डिंग k l m n एक कोस है। क्या है? कोस, ठीक है। इसको हिंदी में बोला जाता है कोस, ठीक। अब ये कोस ऊपर से नीचे जाने पे, जैसे जैसे वो आप क्वांटम संख्या का मान बढ़ाते जा रहे हो, यहाँ आ रहा है k, यहाँ l, यहाँ m, यहाँ n। मैंने ये ऑर्डर नीचे दिया है, ये क्या है कि जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ा रहे हो, k l m हो क्या रहा है, जब आप क्वांटम संख्या बढ़ाते हो ना, तो क्वांटम संख्या बढ़ाने का सेंस कहने का मतलब है कि आप साइज बढ़ा रहे हो, मतलब कि आप जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है उस जगह को बढ़ा रहे हो, ठीक है। एक तरीके से क्या कह सकते हो, कोषों की संख्या बढ़ रही है, आकार उसका बढ़ रहा है। इसलिए जैसे जैसे हम क्वांटम संख्या बढ़ाते हैं, वैसे वैसे कक्षकों का जो आकार है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कक्षकों का आकार बढ़ने से, देखो भाई सब लोग जानते हैं, परमाणु यदि छोटा है तो वहाँ उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। जब परमाणु बड़ा है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है।
उसी तरह जैसे ही आप क्वांटम संख्या बढ़ा रहे हो तो उसका ऊर्जा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो भाई ऊपर से नीचे आने पर क्वांटम संख्या बढ़ रहा है तो कक्षकों का आकार तो बढ़ेगा ही, साथ में क्या बढ़ेगा, ऊर्जा बढ़ेगा। और कोई पूछे कि उस कक्षक में भाई ऊर्जा तो है लेकिन उस ऊर्जा का मान निकालना होगा उस कोष के करेस्पॉन्डिंग या किसी पर्टिकुलर कोष में यदि हमें ऊर्जा का मान निकालना है किसी परमाणु का तो किस फार्मूले से निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। E बराबर E किसी nवें सेल में या किसी nवें कोष में आपको यदि निकालना रहे, देखो यहाँ पे मैं कोष लिख दे रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये कोष है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर nth सेल में nth कोष में आपको ऊर्जा का मान निकालना है तो उसका मान होता है 13.6 गुणे Z²/n², ठीक है। Z क्या है यहाँ पे, परमाणु क्रमांक, n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या। n क्या है भाई यहाँ पे, मुख्य क्वांटम संख्या, लिख लीजिएगा मुख्य क्वांटम संख्या। इसीलिए कहा था भाई पेन कॉपी लेके बैठो, बीच बीच में कभी भी कोई चीज़ इंपॉर्टेंट जो मुझे लगेगी वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। ये हो गया मुख्य क्वांटम संख्या, ये हो गया कोष। मुख्य क्वांटम संख्या के बढ़ाने से कोषों की संख्या के एलिमेंट बढ़ रहा है, कक्षकों का आकार बढ़ रहा है और उसकी ऊर्जा बढ़ रही है, ऊर्जा का मान यहाँ पे, ओके। तो चलिए मुख्य क्वांटम संख्या यही है, कुछ ज़्यादा इसमें खास चीज़ें नहीं बतानी थी, बस जो बता दिया इतना ही मुख्य क्वांटम संख्या का पर्सनल डेफिनेशन काफ़ी है, ओके। नेक्स्ट आते हैं एजीमुथल क्वांटम संख्या, मतलब दिगंशी क्वांटम संख्या, ठीक है। ये क्या बताता है भाई, ये बताता क्या है, सबसे ये बताता है कि उसका शेप क्या है, जो आप कक्षक ले रहे हो उसका शेप मतलब आकार कैसा है, आप इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटीज़ या क्या दे रहे हो, संभावना है, लेकिन जहाँ पाई जा रही है वो कैसा है, गोला है कि चौड़ा है कि मोटा है कि पतला है, आकार आपको पक्का बताना पड़ेगा। तो उसी आकार को बताने के लिए मार्केट में आया है एजीमुथल क्वांटम संख्या, ठीक है। अजीब सा ना, मैं ऐड जैसे लग रहा है किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ कर रहा हूँ, दिगंशी क्वांटम संख्या का मैं, ये एक प्रोडक्ट है जिसका मैं क्या कर रहा हूँ, एडवर्टाइजिंग कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, देखो L का मान, देखो L का मान जब 0 होगा तो उसे S कहना, उसको क्या कहना है, S कहना है। जब L का मान 0 लिखा जाएगा तो उसको S कहना। कन्फ्यूज अभी देखिएगा, बने रहिए, सड़िए मत देखिएगा। L का मान जब 0 है तो उसको S कहा जाएगा, 1 है तो P, 2 है तो D, 3 है तो F। अभी आपके सिलेबस में SPDF है इसलिए मैंने इसको बताया। ये SPDF है क्या, ये SPDF है किसी दिगंशी क्वांटम संख्या के करेस्पॉन्डिंग एक उपकोष होता है। क्या होता है, उपकोष। देखो एक पहले तो सबसे पहले क्या आया, कोष के पास पहुंचे, कोष के अंदर क्या होता है, उपकोष होता है, और उस उपकोष के करेस्पॉन्डिंग या हर एक उस उपकोष के करेस्पॉन्डिंग क्या आता है, कक्षक आता है, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना होती है। पक्की बात। तो चलिए दिगंशी क्वांटम संख्या जब 0 है तो उस समय उपकोष कौन सा यूज होगा, S, फिर P, फिर D, फिर F। S का जो आकार होता है ना वो क्या होता है, स्फेरिकल, आकार छोटा सा एक स्फेयर बना दो, ऐसे टाइप का होता है, मतलब चारों तरफ एक जैसा। P का जो होता है डम्बेल होता है, कैसा होता है, ऐसे डम्बेल। और D का होता है डबल डम्बेल, A ऐसे, A फिर A ऐसे। देखो मेरा फिगर थोड़ा आर्ट्स में बड़ा कमज़ोर था। F का थोड़ा जो शेप होता है बड़ा टिपिकल होता है, काफ़ी बड़ा, मतलब वो आपके सिलेबस में आपके बुक में नहीं है, तो आप SPDF तक ही ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा ये L क्या है, L के करस्पॉन्डिंग S, 1 के करस्पॉन्डिंग P, 2 के करस्पॉन्डिंग D, 3 के करस्पॉन्डिंग F, ठीक है। तो चलिए ये हो गया एजीमुथल क्वांटम संख्या। मैं दोनों को रिलेट करता हूँ, मुख्य क्वांटम संख्या और एजीमुथल क्वांटम संख्या दोनों को मैं रिलेट करता हूँ। ध्यान दीजिएगा, जब जानते हो मुख्य क्वांटम संख्या जब 1 था ना तो L का मान क्या था, 0 था। कंफ्यूज मत होइएगा, देखिएगा ध्यान से। जब मुख्य क्वांटम संख्या 2 था तो एजीमुथल क्वांटम संख्या 0 भी था और 1 भी था। जब मुख्य क्वांटम संख्या 3 था तो एजीमुथल क्वांटम संख्या 0, 1, 2 तीनों पॉसिबिलिटी। जब मुख्य क्वांटम संख्या क्या था, 4 था तो 4, 0, 1, 2, 3। L के कितने मान आ रहे हैं, 4। L का मान जब 0 था तो क्या था भाई, L कब 0 होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जब वो S उपकोष कौन सा हो, S। तो मैंने कौन सा बस S क्यों लिया है, 1s क्यों लिया है, क्योंकि मुख्य क्वांटम संख्या कितना है, 1 है, तो 1s ले लिया।
उसी तरह जब मुख्य क्वांटम संख्या 2 था तो L के कितने मान आ रहे हैं? 2, 0 और 1। ध्यान दीजिएगा 0 और 1, 0 के करस्पॉन्डिंग S और 1 के करस्पॉन्डिंग P। तो ध्यान दीजिएगा, देखो 2S 2P। उसी तरह L का मान जब 0 था, 1 और 2 था, 0 कब होता है? S होता है, 1 में P होता है, 2 में D होता है। इसका मतलब 3 उपकोष यूज होंगे, S P D। 3 क्यों लिखा? क्योंकि मुख्य क्वांटम संख्या क्या था? 3 था। क्लियर है? ठीक है, वीडियो को पॉज करके अच्छा से इंपॉर्टेंट इसको अच्छे से देखिए आप अच्छे से, ठीक है। और एक बात ध्यान दिया आपने, L का मान N के कितने मान से, देखो 1 रख रहे थे तो 0 आ रहा था, 2 रख रहे थे तो ये आ रहा था, 3 रख रहे थे तो ये आ रहा था, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि L का जो मान होता है वो N के मान पे निर्भर करता है। N का मान यदि मैं 1 ले लूँ तो L के मान कितने आ रहे हैं? 0 आ रहे हैं। N का मान मैं यहाँ पे 2 रख दूँ तो L का जो मान आएगा क्या आएगा? 0 और 1 आएगा। वही मैंने लिखा है, ठीक है। तो ये फार्मूला ये बता रहा है कि L का मान कितना आएगा जब हम लोग N का मान रखेंगे, ठीक। जैसे जैसे आप N का मान उसमें उठा के रखोगे इस वाले रिलेशन में तो आपको उसके करस्पॉन्डिंग L के मान पता चलेगा, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए। यहाँ पे हमारा दिगंशी क्वांटम संख्या और मुख्य क्वांटम संख्या खत्म होता है। अब आगे हम चुंबकीय क्वांटम संख्या और स्पिन क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होता है ना, कि सब लोग कहते हैं कि जो ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों को पाए जाने की संभावना होती है, भैया ठीक है। सब लोग बोलते हैं कि ऑर्बिटल के ओरिएंटेशंस को बताता है मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। चुंबकीय क्वांटम संख्या ओरिएंटेशन को नहीं बताता है, वो ये बताता है कि उसका कोणीय संवेग कितना है। जब वो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, तो उसका कोणीय संवेग कितना है, कुछ तो कोण बना रहा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो कर रहा है तो कोणीय संवेग तो होगा उसके पास, तो कोणीय संवेग बताता है ये चुंबकीय क्वांटम संख्या कोणीय संवेग को दर्शाता है कि किसी ऑर्बिटल का कोणीय संवेग कितना है, ठीक है। समझ में आ गया? ये ओरिएंटेशन को नहीं बताता है, कंफ्यूज मत रहिएगा। अब देखो m जो है मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल m से दिखाते हैं। जो स्मॉल m की वैल्यू होती है, मुख्य क्वांटम संख्या का जो मान होता है वो छोटका l से लेकर के बड़का l तक का होता है, ठीक है। छोटा l बड़का l कुछ मत कहिएगा भाई, दोनों जगह स्मॉल l है। ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय क्वांटम संख्या ऋण l माइनस l से लेकर के प्लस l तक का वेरी करता है, ओके। माइनस l से प्लस l तक वेरी करता है, ठीक। l क्या है? l बराबर क्या है भाई? दिगंशी क्वांटम संख्या। L के मान से ही तो हमें पता चलता है कि कौन सा उपकोष है। दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए। मैं जैसे आपसे बोलूँ कि चुंबकीय क्वांटम संख्या, आप तुरंत आपके दिमाग में फिगर पूरी बन जाना चाहिए भाई। हाँ, मुख्य क्वांटम संख्या के से अपन दिगंशी क्वांटम संख्या के इन्फॉर्मेशन भी बता सकते हैं। मतलब डिफरेंट जितने भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलते हैं आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करने चाहिए कि जितना जल्दी आप क्लिक करेगा विद इन 10 to 15 सेकेंड आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे, ओके। और मार्क्स भी अच्छे आएंगे। और BHU में ये इसी के पैसे हैं। आप जितना जल्दी करो, सही करना है, गलत नहीं करना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, L से माइनस L से लेकर के प्लस L तक वेरी करता है मैग्नेटिक क्वांटम संख्या का मान, ठीक है। अच्छा भाई, चलो 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 चलो, मैं बोलता हूँ यार, L का मान 0 है। L का मान 0 है तो M का मान कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से लेकर के 0 तक, मतलब 0, ठीक है। L का मान 1 है तो M का मान कहाँ से कहाँ तक जाएगा? -1 से लेकर के +1, -1 0 +1, ठीक है। अब L का मान आप 2 ले लो, देख रहे हो 1 2 3 4। M के कितने मान आ रहे हैं? यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 1, अरे यहाँ तो 7 आ रहा है, देख रहे हो। M का मतलब L का एक पर्टिकुलर मान रखने के बाद M की वैल्यूज मिल रही हैं। इसका मतलब इन दोनों में एक रिलेशन स्टेबलाइज्ड हुआ कि L की किसी पर्टिकुलर वैल्यू को हम रखते हैं तो नंबर ऑफ M की वैल्यूज मिलती है। तो इसीलिए एक फार्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है, किसी दिए हुए उपकोष में जो कक्षकों की संख्या होती है वो किस पे निर्भर करती है? 2l+1 की। देख रहे हो ध्यान से, L का मान हमने यहाँ पे 0 रखा तो जो कक्षकों की संख्या आई है, M कक्षकों की संख्या को ही तो बताता है, ठीक है। ये जो कक्षकों की संख्या आई है, कितनी आई है? 1, ये 0 है, ठीक है। ये है तो एक मान ना,
तो इसी में कितनी मान कितना आ रहा है? 1। तो 1 मान मतलब कक्षकों की संख्या 1। यहाँ पे कितने मान आ रहे हैं? 3 मान मतलब कक्षकों की संख्या 3। इसी तरह कितने मान आ रहे हैं? 5 मान। इसका मतलब कक्षकों की संख्या कितनी हुई? 5। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कोणीय संवेग को बताता है और ये भी बताता है कि उनमें कक्षकों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो कक्षकों की संख्या, भाई इससे इन्फॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट हो गया। दिए उपकोष में कक्षकों की संख्या निकालने का फार्मूला 2l+1 से 2l+1 से हमें ये पता चला कि कक्षकों की संख्या कितनी है। l का मान 0 रखे, 2 × 0 = 1 कितना आया? 1। इसका मतलब कक्षकों की जो संख्या होगी उस l के करिस्पॉन्डिंग कितनी आएगी? 1 आएगी। आप सोच रहे होगे सब डब्बा क्यों लिया गया? देखो 3 डायमेंशनल में, 3 दिशाओं में 3 डायमेंशनल जब आप इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कहाँ है उसको हमने खुद से एज्यूम किया है कि वो एक छोटा सा हम लोग क्या ले लेते हैं? स्क्वायर मान के चलते हैं। कक्षकों को जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को रखा जाता है वो गोला ना मान करके एक स्क्वायर ले लेते हैं। ये हमने खुद से माना है, ये ऐसा शेप नहीं होता, ऐसे डब्बे में नहीं घूमते वो लोग। ठीक है, तो मैं मान लिया कक्षकों की संख्या कितनी है? 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7। ठीक, तो एक क्वेश्चन करिए थोड़ा सा, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये देखिए, मान लो n = 3। मैंने आपको कह दिया कि n = 3 है, n = 3 है। आपको बताना है कि इस n = 3 के करिस्पॉन्डिंग कितने उपकोष हैं। ठीक है, आपको बताना है कि n = 3 के करिस्पॉन्डिंग कितने उपकोष हैं और कितने कक्षक हैं, आपको बताना है। ठीक है, n = 3 के करिस्पॉन्डिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये सोचो कि n = 3 के करिस्पॉन्डिंग आपको बताना है कि उपकोष कितने हैं और चुंबकीय क्वांटम संख्या कितनी है। सोचो, n की वैल्यू दी हुई है तो आप l की वैल्यू निकाल सकते हो। याद करिए वो फार्मूला जिससे कि हम l की वैल्यू निकाल पाते हैं। n का मान 3 है तो l का मान कौन कौन सा होगा भाई? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, क्योंकि जो n का मान होता है वो 0 से लेकर के l-1 तक वेरी करता है। तो l का मान यहाँ पे आएगा, देखो 0, 1, 2। 0 कब होता है? 1s के केस में। ठीक है, और 1 कब होता है? p के केस में। 2 कब होता है? 3 के केस में, सॉरी d के केस में। और यहाँ पे मुख्य क्वांटम संख्या क्या लिया आपने? 3, तो 3 लगा दो आप। 3। ये तो हो गया, आपने उपकोष को बता दिया। कक्षक कितना होगा? अब आप इजीली कक्षक बता सकते हो। तो प्लीज़ देखिए, मैंने तो निकाल दिया उपकोष, कक्षकों की संख्या आपको निकालने के लिए दे रहा हूँ। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को आप प्लीज़ बताइएगा मुझे। पेन कॉपी आपने लेके बैठा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने नोट किया है, तो इसको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो विदिन 20 सेकेंड। ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है ये क्वेश्चन, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आप-बाऊ, हुंड का नियम, पाउली का अपवर्जन नियम, सभी नियम के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका डिस्कस करना काफ़ी ज़रूरी था क्योंकि पूरी क्वांटम संख्याओं से ही रिलेटेबल है आप-बाऊ का नियम, पाउली का नियम और हुंड का नियम। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही।